नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर तहे दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हम मेवाड़ सीरीज को पढ़ रहे थे। मेवाड़ सीरीज में हमने 10 पार्ट पढ़ लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाओ और 10 के 10 पार्ट जो है उनके अच्छे तरीके से आप नोट्स बढ़ाओ, ताकि अपनी परीक्षा के अंदर आपको किसी भी परीक्षा के अंदर कुछ भी कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार उन्हें देखो और जैसे मैंने आपको करवाया है उसी ढंग से आप नोट्स बना लो। दोस्तों, कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा इतिहास। टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर एक बार पढ़ो। दोस्तों, आ जाओ पार्ट नंबर 9 में। सभी को पार्ट नंबर 11 पढ़ रहे हैं आज। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों आ जाओ। अब देखो हम पढ़ते हैं। हम एक बात पढ़ते हैं मुंशी देवी प्रसाद को। हम पढ़ रहे थे सांगा को। सांगा से पहले हमने रायमल को पढ़ा था और रायमल के बाद हम सांगा को पढ़ रहे हैं। हमने उड़ना राजकुमार देखा था। कौन था? जल्दी लाइक करना, कमेंट करो दोस्तों कि कौन था उड़ना राजकुमार। और उसने अजमेर में जाकर कब, अजमेर दुर्ग जो था, अजमेरू गढ़ बिठड़ी उसका नाम तारागढ़ किया था। कब गया था अजमेर वो उड़ना राजकुमार, सिसोदिया राजकुमार? जल्दी कमेंट करो सांगा का भाई। और ये भी जल्दी कमेंट करो कि जयमल जो था वो किनसे लड़ता हुआ मारा गया था और उड़ना राजकुमार की मृत्यु किसने की थी? ये सभी प्रश्नों की कमेंट आने को दो। दोस्तों आ जाओ जल्दी। मुंशी देवी प्रसाद एक बात लिखता है कि ये जो था, क्या दोस्तों, ये जो था क्षेत्र, यहाँ पर लोधी वंश आ गया था इसके समय। ठीक है दोस्तों, लोधी वंश कौन था? तो सनम सिकंदर लोधी था। और ये लोधी वंश का दूसरा शासक था। पहला बहलोल लोधी था और बहलोल लोधी का समयकाल आता है 1451 से लेकर 1489 तक आता है। यहाँ पर था बहलोल लोधी। कौन था दोस्तों? थोड़ी सी जानकारी इधर ले लो। ये था बहलोल लोधी और ये बहलोल लोधी वही था जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद आता है 1489 से लेकर 1517 तक। ये कौन था दोस्तों? सिकंदर लोधी था। तो जब भी प्रश्न आ जाए कि सिकंदर लोधी के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, या मेवाड़ में जब सांगा थे तो उस समय दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन था, या लोधी वंश में कौन था, तो आप निकालो कि कब हुआ था राज्याभिषेक सांगा का। 1509 में हो बीन टाइम बिन्ने कूड़ो। देखो 1489 में हो गयो तो, और 1507 तक रहे हो। तो सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन था? सिकंदर लोधी था। यूं बाद में गुरुजी, यूं बाद में एक और है सिकंदर लोधी को बैठो हो वो रहे हो 1517 ले गए 1526 तक रहे हो। बिंगो नाम के हो गुरुजी इब्राहिम लोधी हो। के हो? इब्राहिम लोधी था ने। एक बात को पता हो सी कि इब्राहिम लोधी के साथ हमने एक झड़प थी, वो झड़प करवा दी। एक नहीं थी, 2 लड़ाइयाँ थी। 1517 खातौली की लड़ाई और 1518 बाड़ी की लड़ाई। दोनों लड़ाइयाँ हमने लड़ चुकी है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था कि स न में न कौन था? नासिरू और दीन था। दोस्तों कौन था? नासिरुद्दीन। और ये कहाँ था? मालवा के अंदर था। तो ये रहा मालवा, माल खाएगा। मालवा एमपी में पड़ता है। एमपी में कौन था? नासिरुद्दीन था। स न म पर कौन था? जल्दी कमेंट करके बताना। मैं पर कौन था? मैं पर हमने पढ़ा था दोस्तों महमूद बेगड़ा को। महमूद बेगड़ा कहाँ का था उस समय? गुजरात का। तो इन सभी शासकों को हमने पढ़ा था कि उस समय दिल्ली में ये बंदा था और यहाँ पर ये बंदा था और गुजरात में ये बंदा था।
लेकिन ये जो मेवाड़ का क्षेत्र था, यहाँ कौन था दोस्तों? यहाँ था सांगा। और सांगा का समयकाल क्या है, जल्दी से बताना। 1509 से लेकर 9 दूनी 18, मैंने बताया था 1528 तक का समयकाल जो था मेवाड़ में, वो किसका था? सांगा का था। अब देखो क्यों हो, अब आ बात हुई क्यों जी को है मुंशी देवी प्रसाद आ कह लाग रही है कि जिस समय मेवाड़ में सांगा था ना, उस समय आस पड़ोस में मेवाड़ के शत्रु बहुत ज़्यादा थे। मेवाड़ में सांगा शासक तो बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन आस पड़ोस में शत्रु बहुत ज़्यादा थे। हाँ सही है दोस्तों कि मैं आस पड़ोस में शत्रु थे, ये किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि वीर शिरोमणि सांगा की माता का नाम क्या था, तो आपका कमेंट आया नहीं दोस्तों। इसका नाम था रतन कुंवर। क्या नाम था माता का नाम? रतन कुंवर इनकी माता थी। किसकी माता थी? सांगा की। सांगा के पिता की राशि और सांगा की माता की राशि एक ही थी, रायमल और सांगा। अब देखो सांगा का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और ये कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था कब दोस्तों? 12 अप्रैल को हुआ था। 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। लेकिन 1489 के अंदर दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश आ गया था। अब फिर इधर आ जाओ, अब इनका शासनकाल कब हुआ जी? राज्याभिषेक, शासनकाल नहीं, राज्याभिषेक कब हुआ? शासनकाल तो हमने देख लिया 1509 से 1528 तक है दोस्तों, लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? तो 12 दूना 24 को हुआ, 24 मई को हुआ। और इधर 1509 को इनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि अट्ठेजद सांगा होनी बीन टाइम सैपुर सांगा सैपुर सनम ही सनम। हा दिल्ली में सिकंदर लोधी था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। और नासिरुद्दीन मालवा में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि सांगा को पढ़ रहे हैं हम, किसी और शासक को नहीं। तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा ये सारे शत्रु थे, क्योंकि ये कमजोर आदमी मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। तो सिकंदर ने सोचा मैं राज कर लूं, नासिरुद्दीन ने सोचा मैं राज कर लूं, और महमूद बेगड़ा ने सोचा मैं भी राज कर लूं। यदि आपने अपने जीवन को कठपुतली की तरह दोस्तों बना लिया, तो आस पड़ोस में आपके सारे शत्रु बन जाएंगे। वो सोचेंगे कि इस पर मैं राज कर लूं, वो सोचेगा इस पर मैं राज कर लूं, और वो सोचेगा इस पर मैं राज कर लूं। तब आप क्या करोगे? सोच के देखो दोस्तों, किसी के हाथ में अपनी डोर नहीं देनी चाहिए कि कठपुतली की तरह वो नचाए, नहीं, अपनी मंजिल के लिए खुद का जैसे दिमाग कहे कि आज इतने टाइम पढ़ना है, तो दोस्तों उतना ही टाइम आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर दोस्तों, इतना पढ़ो कि सिलेक्शन की सीढ़ियां कम होती जाए। फिर आ जाओ दोस्तों, लेकिन मुंशी देवी प्रसाद ने तो ये कहा, लेकिन सांगा को पता था कि मेरे को आगे क्या करना, शत्रुओं को कैसे सल्टाना है, और इसने देखो सल्टा दिया। क्यों? क्योंकि इसने तो कुछ किया नहीं, किया किसने था? दिल्ली सल्तनत का ये शासक इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने, आपको पता है कि पहली लड़ाई की थी सांगा से कब? 1517 के अंदर। और कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है पिपलदा के अंदर। पिपलदा तहसील पड़ती है कहाँ पर दोस्तों? कोटा के अंदर। और यहाँ पड़ता है खातौली का मैदान। कौन सा मैदान दोस्तों? खातौली का मैदान 1517 के अंदर। लेकिन अपने सांगा की क्या हो गई थी दोस्तों? जीत हो गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक की पराजय हुई थी, भाग गया। फिर हमने देखा मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को 1518 के अंदर। और 18 में क्या हुआ था, जल्दी कमेंट करना। 18 के अंदर क्या हुआ था कि बाड़ी दुर्ग पड़ता है धौलपुर के अंदर, और धौलपुर में एक शेरगढ़ दुर्ग पड़ता है जो 3 राज्यों की सीमा पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एमपी, चंबल नदी के किनारे पर है वो। लेकिन बाड़ी दुर्ग की बात कर रहे हैं। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बाड़ी दुर्ग। बाड़ी दुर्ग में भी क्या हुआ, एक तो आया मियाँ, सेकंड ग्रेड में आया हुआ पर्सन है दोस्तों, मियाँ माखन आया, और एक इसके साथ में कौन आया था? मियाँ
हुसैन आया था। और हुसैन के बारे में जो तारीखा है वो क्या लिखती है, जल्दी कमेंट करना। मैंने बताया था आपको ये दोनों आए, लेकिन यहाँ पर फिर किसकी जीत हुई? अपने वाले सांगा की। अब इब्राहिम लोदी जब दो बार हार गया, हिंदुस्तान का शासक जब 2 बार हार गया, तो ये जो था कौन? सांगा की आंखें चमक गई। और जब सांगा की आंखें चमक गई तो आस पड़ोस में जितने भी राजपूत शासक थे वो सांगा की जय जयकार करने लगे। दोस्तों एक नाम मात्र का स्वामी था, लेकिन आज जय जयकार करवा लिए सभी से। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ले लिया होगा दोस्तों आपने। इधर हमने थोड़ा सा गहन किया लोदी वंश के बारे में, और फिर हमने सांगा की माता के बारे में, सांगा के जन्म से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े हैं, और इसके अलावा हमने सांगा के राज्याभिषेक से संबंधित भी कुछ पढ़े हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने क्या लिखा है वो भी हमने पढ़ा है। अब आ जाओ फिर दोस्तों आगे कहाँ आ जाओ, फिर वही बात, एक छोटा सा अपने फिर से एक मानचित्र बना लेते हैं। हर चीज़ को मानचित्र के अंदर रखेंगे, फिर एक ट्रिक में रखेंगे, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से रखेंगे, और फिर 3 जब तरीके अपनाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें अपने दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी, वो स्थायी मेमोरी में चली जाएगी, कभी नहीं निकलेगी। दोस्तों देखते रहा करो पूरा। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर पड़ता है इड्र, क्या पड़ता है दोस्तों? इड्र। और यहाँ पड़ता है चंदेरी। कौन सा दोस्तों? एक पड़ता है चंदेरी और एक पड़ता है इड्र। और यहाँ पर पड़ता है एक झालावाड़। क्या दोस्तों पड़ता है? झालावाड़ पड़ता है। और यहाँ पड़ता है मेवाड़। क्या पड़ता है दोस्तों? मेवाड़। और ये जो मेवाड़ था इसके पास झालावाड़। चंदेरी कौन था गुरुजी? ये हिंदू राजपूत थे, यहाँ पर हिंदू राजपूतों का राज था यहाँ पर। और इसके अलावा यदि इड्र में देखें तो इड्र भी क्या था? एक हिंदू राज्य था। ये भी एक हिंदू राज्य था। लेकिन ये जो था कौन दोस्तों? एक इड्र जिसको जो गुजरात में पड़ता है, और एक चंदेरी ये मांडू के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन दोनों के ऊपर एक मेवाड़ राज्य था, और मेवाड़ राज्य में एक शक्तिशाली और सूरवीर शासक जिसका नाम सांगा था। अब अपने से ऊपर सांगा को देखकर इड्र के शासक, और ये इधर जो था कौन? चंदेरी, यहाँ के शासक जो थे, इनके आंखों में चमक आ गई। बोले आज हम हिंदू हैं, और आज हमारे पास में हिंदू एक बहुत बड़ा सूरवीर आया हुआ है। यदि आज हमने ना कुछ आंखें दिखाई ना इन मालवा वालों को और गुजरात वालों को, तो हो सकता है हम कामयाबी पा सकते हैं। तो चंदेरी में कौन था? मेदिनी राय था। यहाँ पर कौन था दोस्तों? यहाँ था मेदिनी, और राय था चंदेरी के अंदर। चांद की मेहंदी है, चांद की मेहंदी है। और इड्र का कौन था? इब। एक ट्रिक याद रखना इधर कि इब शुभ, इब शुभ रब, इब शुभ रब। बस इतनी सी ट्रिक याद कर लिया, मेवाड़ का गुजरात के साथ जो संघर्ष है वो आपका निपट जाएगा। अब देखो इब, इब कौन है? इड्र है। ध्यान रहा क्या? बैऊ कौन है? यहाँ का एक शासक था, हिंदू शासक, उसको नाम के हो बिंग और नाम हो भाण। इब बाण था इड्र का शासक। अब देखो क्यों, अब बिंग शुभ हो गयो, बाण गया शुभ हो गयो। शुभ क्या हो गयो? एक तो सूर्यमल हो गयो, और एक कौन हो गयो? बै पर भीम हो गयो। मतलब भाण के 2 बेटा हो गया, एक सूर्यमल हो गया और एक भीम हो गया। अब देखो क्या हुआ, इब शुभ और रब, ये जो था सूर्यमल, इसका एक बेटा हुआ रब, मतलब रायमल हो गया। रायमल सांगा का क्या है? बाप भी है। और यहाँ पर रायमल जो है वो सूर्यमल का क्या हो गया? पुत्र हो गया। और इसके अलावा ये जो था भीम, इसका बेटा हो गया जिसका नाम था भारमल। अब एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्या? बाण की जैसे मृत्यु हुई ना दोस्तों, तो सूर्यमल बोला कि हक तो मेरा है, और 18 वर्ष तक ये राजगद्दी पर, 18 माह तक ये राजगद्दी पर रह गया।
और 18 महीने बाद सूर्यमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जी ही सूर्यमल की मृत्यु हुई, जद के हो गुरु जी, सूर्यमल की मृत्यु होते ही रायमल बैठ गए राजगद्दी पर। लेकिन रायमल ने सीधी यहाँ पर नज़र टिकाई कि मेरे चाचा जो है ना, उस चाचा का नाम क्या है, भीम, कहीं भीम मेरे को यहाँ से निकाल कर और भीम शासक न बन जाए, क्योंकि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो था रायमल, ये तो अलपायु में बैठा था। कौन सी आयु में दोस्तों? अलपायु में शासक बना था इड्र का। इसने देखा इधर, और भीम ने बस ऐसा ही किया कि भीम ने वैसा ही किया कि मेरा भतीजा है, अल्पायु में शासक बनाए, हक मेरा होता है। इसलिए क्या किया कि ये जो भीम था इसने इसको हटा दिया, किसको? इड्र से इसको हटा दिया। और जब इड्र से इसको हटाया उस समय ये सीधा यहाँ चला गया। देखो यहाँ कहाँ पर, मेवाड़ में चला आया। और मेवाड़ में उस समय कौन था? मेवाड़ी शासक सांगा था। क्योंकि मैंने बताया था कि आस पड़ोस के जो थे ना, ये अधीन शासक जो थे, हिंदू राज्य थे और अधीन थे ये, एक मालवा का अधीन और एक गुजरात का अधीन। एक गुजरात के शासक को क्या देता था? कर देता था, और एक मालवा के शासक को कर देता था। इन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर इनके शक्तिशाली था, तो इन्होंने सोचा आज भी हमें क्या है, मौका मिल गया कि हम भी शक्तिशाली के साथ मिलकर अपने राज्यों को आज़ाद करवा लें। तो यहाँ पर यही घटना हुई। रायमल सीधा सांगा के पास गया और सांगा ने कहा तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम जो है वो रायमल है। सांगा ने एक बात सोची कि क्यों न इसको कोई मान सम्मान दे दे, क्योंकि रायमल तो अपने पिता थे और ये अपने पिता की राशि का है। तो मान सम्मान ऐसा दिया कि रायमल के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो अपनी पुत्री की शादी कर दी, पुत्री का विवाह कर दिया। किसने कर दिया? देखो सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? आज कर दिया रायमल के साथ। ये रायमल कौन है? सूर्यमल का बेटा। अब क्या हुआ? यहाँ से सेना भेज दी। कब? 1515 के अंदर दोस्तों। ये लो जी 1505 में क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट करना। 1505 में क्या हुआ था? जल्दी कमेंट करो दोस्तों। 1505 में क्या हुआ था? 1505 में ये हुआ था कि सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया तारागढ़ के किले में अजय मेरू के किले का नाम बदल के तारागढ़ करता है, उसके परकोटे का निर्माण करवाता है 1505 में। 1515 के अंदर रायमल ने अपनी सेना भेज दी। रायमल ने नहीं, रायमल के साथ सांगा ने सेना भेज दी इड्र। और जब इड्र भेजी तो उस समय इड्र में कौन था? भारमल था। भीम जो था उसका बेटा भारमल था उस समय। भारमल ने रायमल आउते ही क्यों, क्या बात है? बोलो कोई बात को नहीं। बोलो कोई बात नहीं तो छोड़, और इसको हटा दिया और खुद क्या बैठ गया? रायमल बैठ गया, शासक बन गया रायमल। अब देखो जन रायमल शासक बन गयो, बी टाइम सीधो गुजरात वाले शासक बन गयो। कुण? भारमल दौड़ियो गयो गुजरात के शासक के पास। उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय था मुजफ्फर शाह। कौन था दोस्तों? मुजफ्फर शाह के पास गया और बोला भारमल कि मुझे इड्र से हटाया है और रायमल सांगा की लड़की के साथ उनके पूरी सेना के साथ आया था और मेरा कुछ काम बनाने मेरे को हटा दिया। अब मुजफ्फर शाह ने सोचा कि एक हिंदू नाम मात्र का शासक और वो इतनी सारी ताकत दिखा रहा है, तब मुजफ्फर शाह गया अहमदनगर गया। अहमदनगर, और उस समय अहमदनगर का जागीरदार था, और उस जागीरदार का नाम दोस्तों क्या था? जल्दी से बताना। उस जागीरदार का नाम क्या था? निजामुल मुल्क था। निजामुल्क, मुल और मुल्क था दोस्तों, निजामुल मुल्क। पहले कौन है? मुजफ्फर शाह, फिर कौन है? निजामुल मुल्क। और निजामुल मुल्क को कहा कि तू जा और रायमल को हटा, और रायमल को हटाकर अपने वाले भारमल को राजगद्दी पर बिठा दे। तब निजामुल मुल्क एक बहुत बड़ी सेना के साथ जाता है और रायमल को गद्दी से हटा देता है, और इस यहाँ पर किसको बिठा दिया जाता है? भारमल। और भारमल वापस से यहाँ का शासक बन गया। देखो भारमल 500 बैठ के
निज़ामुल मुल्क इसमें सफल रहा और निज़ामुल मुल्क यहाँ पर बैठ गया इड्र के अंदर और बारमल को बोला निज़ामुल मुल्क कि आज के बाद मैं तेरे साथ रहूँगा, यदि रायमल आएगा तो एक बार तो मैंने उसको छोड़ दिया लेकिन अब की बार उसे मुल्क देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। देखो लेकिन ये बेचारा वापस चला गया। देखो ये चला गया वापस किसके पास, कौन चला गया, रायमल वापस चला गया। इधर थोड़ी जाएगा ना, डायरेक्शन उल्टी बन रही है। देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। रायमल सीधा चला गया सांगा के पास और जाते ही सांगा को बोला कि फिर मेरे को खदेड़ दिया। सांगा ने कोई दिक्कत नहीं, प्रयास मत त्यागो। सांगा ने देखो फिर एक बहुत बड़ी सेना भेजी रायमल के साथ, बोला चल अब की बार देखता हूं मैं कौन बैठा है। और जब सांगा ने एक विशाल सेना भेजी फिर रायमल के साथ, तो उस समय इड्र में कौन था, उस समय निज़ामुल मुल्क था। और निज़ामुल मुल्क को ऐसा भगाया कि ये यहाँ से भाग गया और निज़ामुल मुल्क हार गया। यहाँ पर कौन हार गया, निज़ामुल मुल्क यहाँ पर हार गया। और जब निज़ामुल मुल्क यहाँ से हार गया और निज़ामुल मुल्क यहाँ से क्या हो गया, फरार हो गया। जब यहाँ पर मुजफ्फर शाह को पता चला कि सांगा ने रायमल के साथ फिर सेना भेजी है और उसमें निज़ामुल मुल्क को भी पराजित कर दिया, तब इसने एक और बंदे को भेजा। उसका नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करना दोस्तों। उसका नाम क्या था, उसका नाम था नीज जयपुर क्या है, जहरील मुल्क, जहरील मुल्क। और जब जहरील मुल्क को भेजा तो जहरील मुल्क इसमें क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि अब की बार सेना तकड़ी थी किसकी, रायमल की। तो जहरील मुल्क असफल रहा। जब जहरील मुल्क असफल रहा तब किसको भेजा, तब अब की बार भेजा मुबारिज उल मुल्क को। किसको भेजा, अब की बार भेजा मुबारिज उल मुल्क को। देखो मुबारिज उल और मुल्क को भेजा। और जब मुबारिज उल मुल्क को भेजा तो मुबारिज उल मुल्क इसमें सफल रहा दोस्तों। क्या रहा, सफल रहा। और जब सफल रहा तो मुबारिज उल मुल्क यहाँ पर राज करने लग गया। और मुबारिज उल मुल्क जब राज कर रहा था, रायमल वापस भाग गया। लेकिन अब की बार समय आ गया 1520 का दोस्तों। सांगा को पता चल गया मेरे को खुद को जाना पड़ेगा और सांगा इड्र पर आ जाता है अपनी विशाल सेना लेके। तब मुबारिज उल मुल्क जो था, मुबारिज उल मुल्क भागता है और अहमदनगर के किले में छुप जाता है, लेकिन सांगा उसे छोड़ना नहीं चाहता है। दोस्तों ये ऐसे मत सोचना कि गुरुजी वो बार बार किए याद नहीं हो रहा है, ये संघर्ष है दोस्तों। अपने जीवन के अंदर इस प्रतिभा को उतार लेना, और जब इस जीवन में इस प्रतिभा को उतार लोगे कि सांगा बार बार कोशिश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है दोस्तों, दूसरों के लिए कर रहा है। हम खुद के लिए तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब मुबारिज उल मुल्क इस दुर्ग में भाग गया, अहमदनगर के दुर्ग में, लेकिन पीछे सांगा ने फिर चढ़ाई कर दी और बड़ गांव को लूट लिया था। किसको लूटा था, यहाँ पर बड़ गांव को लूट लिया। और जब बड़ गांव को लूट लिया तो मुजफ्फर शाह बड़ा लज्जित हुआ, और लज्जित होने के बाद क्या करेगा इस बात को देखना दोस्तों। मुजफ्फर शाह की बड़ी किरकिरी हुई, बड़ा लज्जित हुआ मुजफ्फर शाह। क्यों लज्जित हुआ, क्योंकि एक इड्र था, इड्र में दो थे, एक रायमल था एक भारमल था। रायमल का सहयोग दे रहा था सांगा, तो भारमल का सहयोग मुजफ्फर शाह। सांगा ने क्या किया कि रायमल के साथ अपनी बेटी ब्याह दी। ये हाथ मेरा सांगा और रायमल का है और ये हाथ मेरा भारमल और मुजफ्फर शाह का है, देख लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लेना, बहुत आसान है। फिर सांगा ने 1515 में सेना भेजी, तो भारमल को तो इसने हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। फिर निज़ामुल मुल्क आया, उसने अधिकार कर लिया, लेकिन फिर सेना भेजी, निज़ामुल मुल्क भाग गया। फिर जहरील मुल्क आया, वो असफल रहा। फिर मुबारिज उल मुल्क आया, उसने मुल्क पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1520 में सांगा खुद आ गया। और जब सांगा खुद आया तो क्या हुआ, मुबारिज उल मुल्क भागकर दुर्ग में घुस गया, और जब दुर्ग में घुसा तो बड़गांव जैसे क्षेत्रों को सांगा ने जीत लिया। अब मुजफ्फर शाह बड़ा लज्जित हुआ। देखो
कौन लज्जित हो रहा है? देखो हो रहा है। तो अपने संघर्ष को मत त्यागना दोस्तों, अपना संघर्ष नहीं त्यागोगे तो इस प्रकार सामने वाले को एक दिन लज्जित होना पड़ेगा। यदि आपने एक परीक्षा के बाद भी अपने संघर्ष को त्याग दिया ना, तो लज्जित दोस्तों आपको खुद को होना पड़ेगा। पता चला दोस्तों, ये एक संघर्ष की घटना है। इसे याद रटने का विषय नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना दोस्तों, कि ये इतिहास क्या है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, बस इतने में इतिहास कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब आ जाओ 1520 में मुजफ्फर शाह बड़ा लज्जित हुआ। कौन दोस्तों? अब देखो ये था, यहाँ पर था कौन? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह बहुत क्या हुआ? लज्जित हुआ। जब मुजफ्फर शाह लज्जित हुआ तो मुजफ्फर शाह की सेना मुजफ्फर शाह को जीने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि आप तो गुजरात के शासक हो, आप तो कह रहे थे ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपसे तो कुछ नहीं हुआ। आपसे तो सांगा जो है वो बहुत बलिष्ठ है, जिनके पास छोटा सा राज्य है। अब देखो क्या हुआ, अब इसने कहा कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने के लिए कौन है दोस्तों? मुजफ्फर शाह है। और अलग करने के लिए क्या अलग करेगा? देखो दोस्तों, सोचो आप क्या अलग कर सकता है। इसने दो को भेजा, फिर भेजा इसने, एक भेजा मलिक अयाज को। देखो इनकर गणाइया भेजन खातर गणाइया, लेकिन सामने टक्कर देने वाला सांगा का एक ही नहीं था। एक भेजा कीवाम मुल और मुल्क को। किसको? कीवाम मुल मुल्क और मलिक अयाज को भेजा, बोले जाओ आप सांगा पर करो लड़ाई। ये गए। तब क्या हुआ पता है आपको? तब सामने था सैलदी तंवर। कौन था दोस्तों? सैलदी तंवर था। और सैलदी तंवर ने आस पड़ोस के राजपूतों को इकट्ठा कर लिया और मलिक अयाज को क्या करने विवश होगी? संधि करने के लिए विवश कर दिया। और मलिक अयाज ने यहाँ पर संधि कर ली। देखो दोस्तों, अभी तो लज्जित ही हुआ है, लज्जित नहीं, संधि करनी भी पड़ती है आगे जाके। इस प्रकार संधि कर ली। मुजफ्फर शाह मलिक अयाज और कीवामुल मुल्क को भेजता है फिर से मेवाड़ की ओर। सामने सैलदी तंवर था मेवाड़ में, उसने राजपूतों का सैन्य संगठन इकट्ठा किया आस पड़ोस के, और मलिक अयाज के सामने ऐसी टक्कर दी कि मलिक अयाज ने कहा हाथ जोड़ते हैं भाई, इतना प्रयास के बाद भी आप हारने वाले नहीं हो, मानपतों को नहीं हो कि आप ऐसे हो क्या? तो पहले पता लगा लेना था मलिक अयाज जी क्यों मुजफ्फर शाह के कहने पर बार बार प्रयास कर रहा है। ये प्रयास कौन सा है जो बार बार असफलता का राज है? तो ये था गुजरात का संघर्ष। काफ़ी लंबा था ना दोस्तों, थोड़ा सा अपने जीवन में उतार लेना कि ये अपने जीवन का ही एक संघर्ष है, तो आप आराम से इसे याद कर पाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपने इसको सोच ही लिया, समझ ही लिया कि ये क्या है ऐसी घटना, तो सोच लेना घटना वही होती है जो घटना अपने खुद के साथ होती है। सांगा के साथ हुई तो सांगा को तो कभी भी ये घटना सांगा भूलने वाला था नहीं। अब देखो फिर आ जाओ, एक और था चंदेरी। लो दोस्तों, यहाँ पर पड़ता था कौन सा दोस्तों? ये था चंदेरी राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? चंदेरी राज्य। और यहाँ मालवा था। और अब मालवा में कौन है दोस्तों? अब है महमूद खिलजी। कौन है दोस्तों? महमूद खिलजी। गुरुजी पहली भी खिलजी हो तो बताओ किंग टाइम हो। खिलजी फर्स्ट था कुंभा के समय, अब सांगा आ रहा है, इस समय भी खिलजी सेकंड है। खिलजी नाम से जो शासक थे ना वो बड़े खतरनाक ही थे। अब देखो क्या हुआ, चंदेरी में कौन था? मेदिनी राय था। कौन था दोस्तों? मेदिनी राय। मेदिनी राय एक राजपूत था, एक हिंदू शासक था। लेकिन ये क्या है कि इस मलिक, ये जो है महमूद खिलजी, इनका क्या था? सामंत था। कौन? मेदिनी राय किसका सामंत था? कभी भी प्रश्न आ जाए तो दोस्तों डरना मत, कर देना कि ये सामंत था किसका? MK सेकंड का। अब ये मेदिनी राय क्या करता था कि इसको कर देता था। किसको कर देता था? MK सेकंड को देता था।
लेकिन जैसे मेदिनी राय को पता चला कि मेरे ऊपर यहाँ एक राज्य है, उसका नाम है झालावाड़, झाला और वाड़, ठीक है, और उसके पड़ोस में यहाँ एक राज्य है, उसका नाम है मेवाड़, और मेवाड़ में बहुत भयंकर शासक है, मेरी वो सहायता आराम से कर सकता है, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, तो हिंदू की रक्षा क्यों नहीं करेगा। ठीक है, मेदिनी राय के पास ये MK सेकंड कर लेने के आया। जब कर लेने के लिए आया तो मेदिनी राय ने कहा कौन सा कर, क्यों दे के भूल गए क्या, किसको कर दूं मैं, दियो के मन कर। अब सोचा MK सेकंड ने सोचा ये क्या हो रहा है, तब MK सेकंड जो था उसने इस पर कर दिया आक्रमण। किस पर आक्रमण कर दिया, मेदिनी राय पर जब आक्रमण किया तो सांगा इधर तैयार था। सांगा आ गया किसकी सहायता में, ये आ गया सहायता में किसकी, सांगा का सहयोग रहेगा अब मेदिनी राय के साथ। दोस्तों जब मेदिनी राय का सहयोग सांगा का हुआ तो MK सेकंड को हार का सामना करना पड़ा और चंदेरी फिर से किसके अधीन में हो गया दोस्तों, हिंदू पूरा साम्राज्य हो गया, आज़ाद हो गया। कौन, मेदिनी राय शासक। अब देखो क्या हुआ, सांगा बोला कि ये जो गागरोन का क्षेत्र है झालावाड़ के पास, ये मैं तेरे को देता हूँ, तू संभालना। मेदिनी राय की शक्ति बढ़ गई और अब मेदिनी राय के पास एक तो चंदेरी है और एक गागरोन है। देखो अब यहां पर कौन था, याद करो, मुजफ्फर शाह था या नहीं था दोस्तों। गुजरात में मुजफ्फर शाह था और मैप और महमूद खिलजी किधर था, सेकंड मालवा में, मांडू में, मालवा का प्राचीन नाम मांडू था और गुजरात में मुजफ्फर शाह था। दोनों ने कहा अपने संयुक्त हो जाते हैं। अच्छा, कुंभा के टाइम भी दो संयुक्त हुए थे, याद करो कौन हुए थे, चांपानेर की संधि जो हुई थी उसमें दो संयुक्त हुए थे, याद करो। और दोनों क्या रहे थे, असफल रहे थे या नहीं रहे थे। बदनौर के युद्ध में दोनों असफल रहे थे, जो 57 के अंदर हुआ था। कौन सा 57, 1457 के अंदर, उसमें हुए थे असफल। कुंभा जीत गया था और कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करता है बदनौर भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर अब ये संयुक्त होगी सेना, अब संयुक्त हुई सेना और सेना दोनों की धाकड़ सेना अब की बार गागरोन पर चढ़ाई करेगी। बोले चंदेरी तो क्या है, गागरोन दिया है ना सांगा ने, किसको, अभी पूछ लेंगे क्या किसको दिया है। चढ़ाई की, कब की, 1519 के अंदर की दोस्तों। कब की बात है ये, 1519 में। बीच में ये एक लड़ाई थी, 1520 में तो संधि कर ली थी, की थी ना 1520 की लड़ाई, 1520। अब क्या हुआ कि 1519 के अंदर गागरोन पर चढ़ाई की संयुक्त सेना ने, लेकिन ये संयुक्त सेना को फिर हार का सामना करना पड़ा। क्यों बार बार ट्राई कर रहे हो, एक नामात्र का आदमी है तो ये थोड़ी है, उसकी आत्मा भी नामात्र की, आत्मा बहुत उसकी बलिष्ठ थी, योद्धा था ये। अब गागरोन के विजय में भी किसकी विजय हुई, सांगा की विजय हुई। मेदिनी राय की आंखों में चमक आ गई, सांगा की आंखों में भी चमक आ गई, क्योंकि हिंदुस्तान के शासक को 2 बार पराजित किया, मुजफ्फर शाह को बार बार पराजित टक्कर, और महमूद खिलजी सेकंड को भी बार बार टक्कर मिल रही है। अब इस सांगा एक वीर और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू पत बादशाह के रूप में जाने लगा, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली और सर्वमान्य शासक हो गया। नज़र इसकी दिल्ली पर थी, मैं नज़र तो दिल पर रखता रहा, मैं नज़र तो दिल पर रखता रहा, दिल्ली पर ही नज़र थी कि मेरे को दिल्ली का शासक बनना है। किसकी, इसी की। अब देखो थोड़ी सी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थाने एक बात बताऊं, चलो 8 बता दूं। अब देखो ये जो गागरोन है ना, यदि हम बात करें किसकी दोस्तों, गागरोन की, तो गागरोन आज भी गागरोनी तोतों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, 8 है गागरोनी तोता, किसा तोता है, गागरोनी तोता। अरबी तोता ने आपा के कहा हीरामनी तोता के वहाँ, तो ए हीरामनी तोता रावल रतन सिंह वाले समय का नहीं, पद्मिनी का वह 8 गई। यूँ अलावा यदि अपन बात पूछे तो याद रखा
अठे डोडा परमारा इनको निर्माण करवायो दुर्ग। बाकी दुर्ग में बताऊंगा डोडा परमार शासक आनी बा इनको निर्माण करवायो। अठे एक दरगाह है मिठे शाह की दरगाह है। कौन सी? मिठे शाह की दरगाह, फिक्का शाह की कोनी, मिठे शाह की। यहाँ बुलंद दरवाजा भी है। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा भी है। मिठे शाह की दरगाह भी है। डोडा परमारों ने इसका निर्माण करवाया था दुर्ग का 11वीं शताब्दी के अंदर। रायमल की पत्नियां कितनी थी? 11। और 11वीं शताब्दी में गागरोन को निर्माण हुआ। गागरोन की यदि बात करें तो इसकी कोई नींव नाम नहीं है, सीधी चट्टान पर खड़ा है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ये डोडा परमार का अंतिम शासक था बिज्जल देव डोडा। कौन था दोस्तों? बिज्जल देव डोडा था। और देव से देवन सिंह क्या करता है? उसको पराजित कर देता है। पराजित क्या? बिज्जल देव देवन सिंह का जीजा था और जीजे को मार ही दिया था इसने। और ये देवन सिंह जो था, ये चौहान कल्पद्रुम जो पुस्तक है उसके अनुसार देवन सिंह क्या हुआ? खिच्ची जो राजवंश था उन खिच्ची राजवंश का संस्थापक हुआ था दोस्तों। और इसी के अंदर बाद में जाके अचलदास खिच्ची जो था, वो अचलदास खिच्ची शासकों के अंदर सबसे पराक्रमी शासक हुआ। और अचलदास खिच्ची के पिता कड़ावाराव खिच्ची थे, उनकी माता लक्ष्मीवती थी। और अचलदास खिच्ची का भाई जो था वो प्रताप सिंह था, जिसे आगे संत पीपा के नाम से पूजते, जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। और इसके अलावा थोड़ी सी और बात देखें तो अचलदासरी वचनिका एलडीसी के अंदर आया हुआ है दोस्तों। अचलदास की वचनिका एलडीसी में आया हुआ है, जो इसी गागरोन दुर्ग के अंदर शिवदास गांधड़ ने लिखी थी। और वह पुस्तक गद्य और पद्य दोनों भागों के अंदर है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। इसके अलावा एक पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मणीरी, और वो भी इसी दुर्ग में लिखी थी। देखो, जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से संबंधित है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके दोस्तों। यहाँ तक यदि प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों तो हम जाते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है और के कुछ है। आ जाओ, यूँ पहले थोड़ा इंक पे आ ध्यान। और आगे देखो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। आगे हम एक वार्तालाप पढ़ेंगे। उस वार्तालाप को थोड़ा सा ध्यान में आप रखना, ताकि आसानी से क्या हो जाए दोस्तों, आपको याद हो जाए। देखो कैसे, राजस्थान ये रहा, और यहाँ यदि बात करें तो ये रहा, और इधर यदि हम बात करें तो ये रहा दोस्तों। देखो ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत कौन जी, सो है विश्व अपने चालेगो, ठीक है, इतिहास में तो इसो ही चालेगो। यहाँ पर है मेवाड़ी शासक, और मेवाड़ी शासक कौन है आपको पता है दोस्तों? मेवाड़ी शासक सांगा है या नहीं है? सांगा, लो जी। और यहाँ पर यदि देखें हम लाहौर के क्षेत्र में, और ये जो क्षेत्र है पूरा, ये था पंजाब राज्य। और इधर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर? यहाँ पर, तो ये था दिल्ली क्षेत्र। अब देखो दिल्ली पर कौन है? इब्राहिम लोदी है। सिकंदर लोदी को कौन है? बेटो नाम के इब्राहिम लोदी शासक हो। कद तक हो याद करो, 1517 ले गए 1526 तक ओ 8 शासक हो। बी टाइम 8 जी कहानी बेकुणा एक तो हो आलम खां लोधी। थोड़ी सी बात बताऊं था, आलम खां लोधी हो, और एक हो दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, और एक कौन था दोस्तों? आलम खां लोधी, और एक कौन सा था? दौलत खां लोधी था। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आलम खां लोधी जो था ना, इस आलम खां लोधी का भतीजा था कौन? ये इब्राहिम लोधी, इसका भतीजा था आलम खां लोधी का। जबकि दौलत खां जो लोधी था ना, इसके पिता का नाम था तातार खां लोधी। क्या नाम था दोस्तों? तातार खां लोधी था। और तातार खां लोधी की यदि बात करें तो ये था लाहौर के अंदर, ये लाहौर में था। लाहौर में तातार खां लोधी था, उसी का बेटा था दौलत खां लोधी। और आलम खां लोधी का भतीजा कौन था? इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया।
अब यहां से चला मेवाड़ी शासक, अट्ठा आ गयो, आयो कोनियो, एक पत्र लिखा था किसने दोस्तों, यहां मेवाड़ी सांगा ने एक पत्र लिखा आलम खां और दौलत खां को। आगे दोनों के बीच में बैठक भी हुई। सांगा बोलियो कि देख आलम खां लोधी, तू मैंने एक बात बता। आलम खां लोधी बोले, बोलो क्या? बोले हिंदुस्तान की गद्दी पर चाचा का हक होता है या भतीजा का हक होता है? तब आलम खां लोधी बोला, हक तो चाचा का होता है। तो बोले कुछ करो। बोले क्या करें? सांगा बोला जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। बोला कैसे? बोला लाओ एक कोरा कागज लाओ, ये रोज ही कोरा कागज ले आए। बोला लिखो, पत्र लिखो। बोले क्या लिखे? बोले तू लिखो तो सही। अब उसमें क्या लिखा वो मैं बता रहा हूं आपको पूरा। अब ये पत्र लिया और इस पत्र पर लिखा कि हे काबुल के शासक, हे काबुल के बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक बाबर जी, जिस हिंदुस्तान के लिए आप प्रयास कर रहे हो, जिस दिल्ली और आगरा के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो दिल्ली और आगरा आपका प्रयास कर रही है। वो दिल्ली और आगरा बाहें बिछाए हुए बैठी है, आपको गोद में आके बैठना है। और नीचे साइन कर दिया यहाँ पर सांगा। और क्या लिखा कि यदि आपने कुछ युद्ध याद किया उसको पाने के लिए, तो यदि उसमें आपका कोई नुकसान हुआ तो सांगा आपको क्या देगा? बयाना देगा। देखो बयाना देगा। ये बात किसने लिखी है पता नहीं किसने लिखी, लेकिन ये सांगा का नीचे साइन है जी। सांगा आपको बयाना देगा, वादा करता है। ये पत्र था। कैसा पत्र है गुरुजी? ये निमंत्रण पत्र है। ऐसा निमंत्रण पत्र सैलदी तंवर ले जाता है और सैलदी तंवर ये पत्र ले जाता है सीधा किसके पास? काबुल के महान शासक और बाबर के पास। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल शासक जो थे उनका संस्थापक था। देखो पत्र गया, बाबर ने देखा, बोला बाप रे बाप, जिस हिंदुस्तान के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं उसका तो खत मेरे पास आया और दिल्ली बाएं बिछाए हुए बैठी। यदि अपने कुछ युद्ध करें तो जीत सकते हैं, यदि नहीं भी जीते तो बयाना देगा अगला। ठीक है। अब ये पत्र लिखा, सांगा ने साइन किया। तो आलम खां लोधी बोला भाई इससे क्या होगा? तब सांगा ने कहा कि बाबर जो है वो बहुत बड़ा महान राज्य का शासक है और वो यहाँ रह के क्या करेगा? और वो आएगा इब्राहिम लोधी के 2 मारेगा, हरा देगा, ये तो निश्चित है। और बाद में तू जाके ठो बैठ जाना दिल्ली की राजगद्दी पर। आलम खां ने कहा मेरा नाम तो नहीं है। बोला तेरा नाम लिखेंगे तो तू लोधी है, इब्राहिम का लोधी है, तो कैसे विश्वास करेगा? बाबर कभी नहीं करेगा। अब देखो, बोलो बहुत बढ़िया है। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को पूरी रात नींद नहीं आई। आलम खां लोधी दौलत खां लोधी से पूछने लगा, बोला कैसे करेंगे राजपाट, शासन व्यवस्था कैसे संभालेंगे हिंदुस्तान की? बातें कर रहे थे, सपनों में नींद नहीं आई, 3 दिन तक नींद नहीं है दोनों को। और ये बात किस में लिखी है? ये लिखी हुई है तुजुक ए बाबरी के अंदर। और तुजुक ए बाबरी क्या है? बाबरनामा। और ये बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा। किसकी? बाबर की आत्मकथा है दोस्तों। इस आत्मकथा में ये लिखा हुआ है। और ये बाबर की आत्मकथा लिखी हुई है तुर्की भाषा के अंदर। इसमें ये बात लिखी हुई है कि इस प्रकार खत पहुंचा था और सांगा ने आलम खां ने दौलत खां ने अब मेरे को निमंत्रण दिया था कि आओ और दिल्ली पर क्या करो, आक्रमण करो, यदि कुछ नुकसान हुआ तो हम देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने। जाना है कि किस प्रकार सांगा ने तुजुक ए बाबरी के अनुसार किसको बुलाया है? बाबर को निमंत्रण दिया है दिल्ली पर
अधिकार करने के लिए, दिल्ली पर शासन करने के लिए। अब देखो क्या हुआ, बी बात पर जहाँ पर अब ये हुआ कि बाबर इस बात को तलाश रहा था और बाबर रुकने वाला था नहीं, तो बाबर तो आना ही था, बेचारा बाबर आ गया, क्योंकि बाबर के पास क्या पहुंचा हुआ है, नुनता पहुंचा हुआ है। अब नुनता जिसके पास पहुंचेगा वो कैसे रुकेगा। यहाँ है क्या, दिल्ली, और यहाँ पर है क्या, हरियाणा। हरियाणा में एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है पानीपत दोस्तों। कौन सा है, हरियाणा में एक क्षेत्र है, उसका नाम है पानीपत। अब दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम खां लोदी जो था वो कहाँ पर था, दिल्ली में था। मेवाड़ी लोगों की इसके साथ बनती नहीं था, इधर वाले की भी इनके साथ बनती नहीं थी। अब सहायता कौन देगा इसको, लोदी को, कोई नहीं देगा। इब्राहिम लोदी को कोई सहायता देने वाला है नहीं। और बाबर आ गया, ये लो जी, बाबर आ रहा है, देखो ऐसी ऊंची नीची गलियों के अंदर ही बाबर आएगा। 3 स्टार की रोडें हैं ये, और बाबर आ गया, ये ऐसे, ये आ गया बाबर। और बाबर ऐसे आया, देखो ऐसे। पहले बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़ी हो सी बाबर, लेकिन आपा सिर्फ इन्हें लड़ा रानो है इब्राहिम लोदी ने। अब पानीपत में आ गया कब, 1526 के अंदर। कौन आ गया, बाबर। बाबर जब 1526 में पानीपत में आया तो बाबर के पास में खतरनाक तोपखाना था, जखीरा था। सेना तो थोड़ी थी लेकिन तोपखाना बहुत खतरनाक था। कौन सा खाना दोस्तों, तोपखाना जखीरा था, बड़ा खतरनाक। एक पद्धति थी, उसका नाम था तुलू और गुम्मा पद्धति। ये कैसी पद्धति थी, ये थी तोपों को सजाने की पद्धति। किसको, तोपों को सजाने की पद्धति थी कि तोपें कैसे सजाई जा सकती है और कैसे युद्ध कला के अंदर जीता जा सकता है। सेना तो बहुत ही, इब्राहिम लोदी का, बाबर का सेना तो थोड़ी, लेकिन बाबर को तोप खानो हो, तुलुगुमा युद्ध पद्धति। और बाबर ने वर्तमान जो भारत का नक्शा है उसमें पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था 1526 के अंदर, पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर इब्राहिम लोदी के सामने। इब्राहिम लोदी पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। देखो सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, जो युद्ध के मैदान में मारा गया। देखो दोस्तों, ये पहला था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का, जो युद्ध के मैदान में क्या हुआ, मारा गया। इस बात को किसने लिखा है, ये जल्दी से कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करो, वरना मैं जल्दी से कमेंट करो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था पानीपत की लड़ाई के अंदर, इब्राहिम लोदी। ये बात किसने लिखी है, जल्दी से कमेंट करो, इसका ले स्क्रीनशॉट। अब किंग की जीत होगी, बाबर की जीत होगी। अब बाबर की जन जीत हुई, जन समस्या क्या आ गई, समस्या किसके सामने आ गई, यहाँ पर बैठे हुए सांगा के सामने समस्या आ गई। अब बाबर दिल्ली से आगरा चला गया, दिल्ली से कहाँ चला गया, आगरा का गागरा, दिल्ली से आगरा चला गया। कौन चला गया, बाबर। आगरा में अधिकार कर लिया और सांगा के पास पत्र भेजा का बयाना दे, ये रहा बयाना कि क्या दे, बयाना दे। बयाना कहाँ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना, बयाना कहाँ है, बयाना भरतपुर में है, वेरी गुड। कहाँ है दोस्तों बयाना, भरतपुर के अंदर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और जो भी मेरे मित्र नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, कि हर वीडियो आपके पास जब भी लाइव हो, लाइव होने से 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचे। कई बार समय की हो जाती है, लेकिन आपके पास सूचना पहुंच जाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे। अपने प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर किया करो, कम से कम 5-5 दोस्तों को तो शेयर करो दोस्तों। यह आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ। अब क्या हो, बयाना दे। सांगा बोलो किन के लाग रहे हो है, जिसको तुमने एक बार हराया है ना उसको मैंने 2 बार हराया है।
किससे क्या मांग रहा है? बोला बयाना दे, नहीं दिया तो बाबर ने बयाना पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लो जी, आक्रमण, ये बाबर का आक्रमण है। कब की बात है? 16 फरवरी की बात है गुरुजी, 16 फरवरी 1527 की बात है। लेकिन यहाँ पर इस युद्ध में सांगा ने भी सेना भेज दी, सांगा की भी सेना थी और उधर से बाबर की भी सेना थी। तो ये जो था ना, कौन सा ये, इसमें किसकी सेना थी? बाबर की सेना है। बाबर खुद नहीं था, बाबर की सेना थी। और इसके अलावा यदि बात करें सांगा की, तो सांगा की भी क्या थी? सेना थी। सांगा खुद नहीं था इसमें। इसे हम कहते हैं बयाना की झड़प। झड़प थी, सेनाओं में एक झड़प थी बस। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं बयाना की झड़प कहते हैं दोस्तों। ये बयाना की झड़प थी। लेकिन इस झड़प में किसकी जीत हो जाती है? इस झड़प के अंदर जो जीत होती है वो सांगा की सेना की, और जो हार होती है वो किसकी होती है? बाबर की होती है। हार के बिना जीत नहीं है, जीत के बिना हार नहीं है, क्योंकि हार, किसी शुभ कार्य से पहले गले में हार डाला जाता है और फिर ही उसकी जीत होती है। बिन हार जीत भी तो नहीं है। तो ये एक बयाना की झड़प थी। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो इसके यहाँ तक हमने बयाना तक आज कंप्लीट कर लिया है। किसको? हमारे वीर शिरोमणि मेवाड़ी शासक संग्राम सिंह जी को। आगे वाली जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगी क्लास नंबर, पार्ट नंबर मेवाड़ का 12। आज के लिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। और दोस्तों, अपना कर्तव्य किया करो, अच्छे नोट्स बढ़ाओ, कामयाबी आपको अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए आप ना थोड़ा सा निठल्ला मत बना करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो ताकि हमारा हौसला और भी बुलंद हो। आपके लिए हर प्रकार की क्लास उपलब्ध करवाएं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत माता की दोस्तों।